गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम क्लास 10 लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे। पहले पढ़ा हमने जैव प्रक्रम है क्या, अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पाचन का अर्थ, मीन्स ऑफ डाइजेशन, और पाचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है और पाचन की क्रिया संपन्न होने के लिए किन किन अंगों का योगदान है, इसके बारे में हम आज आहार नाल का सचित्र वर्णन करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है कि कार्य करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोज्य पदार्थों से। अब वो ऊर्जा हम भोज्य पदार्थों से कैसे प्राप्त करते हैं, यह क्रिया पाचन के द्वारा हम समझाएंगे कि पाचन तंत्र में, जैव प्रक्रम में पाचन तंत्र में आहार नाल का सचित्र वर्णन करके हम दिखाएंगे आपको कि भोज्य पदार्थों से किस तरह से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पाचन का अर्थ है जटिल एवं अघुलनशील पदार्थों का, जटिल एवं अघुलनशील पदार्थों का सरल अणुओं में टूटकर विभक्त होना, पाचन क्रिया कहलाती है। जटिल एवं अघुलनशील पदार्थों का सरल अणुओं में टूटकर विभक्त होना पाचन क्रिया कहलाती है। अब यह क्रिया कैसे संभव होती है, इसके लिए हम आहार नाल का डायग्राम बनाएंगे। बच्चों, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो, तो हम आहार नाल का फिगर बना के आपको बता। हमने पढ़ा पाचन का अर्थ। अब आहार नाल के माध्यम से हम आपको पाचन की क्रिया किस तरह से मनुष्य के शरीर में संपन्न होती है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये बच्चों मनुष्य के आहार नाल का चित्र है और इसको विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जो हमने आपको ब्लैक बोर्ड में लेबलिंग करके बताया आपको। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर लंबा होता है। 8 से 10 मीटर लंबा होता है। जो मुख गुहा, ये आपका माउथ है, इसी को हम साइड से ऐसे वो कर देंगे, इसी को क्या बोलेंगे, मुख गुहा, अर्थात वकल कैविटी बोलेंगे, मुख गुहा। जो मुख गुहा से लेकर के गुदा तक फैली होती है और हर जगह इसकी संरचना अलग अलग होती है। आहार नाल, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, कोलन, सीकम, रिक्टम, एनस, ठीक, मलाशय, गुदा द्वारा। मुख गुहा से लेकर के गुदा तक की जो लंबाई होती है आहार नाल की, वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है और विभिन्न जगहों पर उसका शेप और साइज अलग अलग होती है। अब बच्चों, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले जो भोजन
ग्राइंड होता है वो किसके द्वारा होता है, हमारे दांत के द्वारा। किसके द्वारा, दांत के द्वारा। और मनुष्य जो होता है वो द्विदांत दंती है, अर्थात उसमें 2 बार दांत की ओरिजिन होती है। एक मिल्क टीथ बोलते हैं और दूसरा जो होता है परमानेंट टीथ बोलते हैं। दूध के दांत और दूसरे क्या होते हैं, अस्थाई दांत। दोनों का अलग अलग फार्मूला है। जो अस्थाई दांत है, सॉरी दूध के दांत है, मिल्क टीथ, ठीक। अगर इसको कहा जाए तो एक चीज ये भी कहा जा सकता है कि बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज में जो बाल्यावस्था, यहाँ पे जो होगा 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2 इंटू 2 2 1 3 2 5 गुना 10, 2 1 3 2 5 गुना 10, अर्थात जो बकल कैविटी है, मुख गुहा है, इसमें 2 तरह के जा हैं, एक लोअर जा होगा, एक अपर जा। मतलब एक निचला जबड़ा और दूसरा ऊपरी जबड़ा। इसलिए दोनों में किस किस तरह के होते हैं, 10 अपर जा में होंगे और 10 क्या होंगे, लोअर जा में होंगे। और इनका प्रकार जो होगा दांतों का वो कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक हिंदी में, और अंग्रेजी में इसे बोलेंगे कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर। 4 तरह के दांत होते हैं। जो कृंतक होता है इसका कार्य होता है उतरने वाला दांत। जो रदनक होता है इसका कार्य होता है चीरने या फाड़ने वाला, चीरने या फाड़ने वाला। और अग्र चवर्णक और चवर्णक जो होते हैं इनका कार्य होता है जो है चबाने और पीसने वाले दांत। प्यारे बच्चों, जब हम भोजन को लेते हैं तो ये सिरा क्या होता है, हमारा माउथ, मुख का होता है, जो 2 मांसल ओठों के द्वारा क्या होता है, ढका होता है। जब हम मुख को ओपन करते हैं तो हमें जबड़े दिखाई देते हैं, एक अपर और दूसरा लोअर, मतलब ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, जहां भी ये हमारे दांत फिक्स होते हैं। बाल्यावस्था में जो दांत होते हैं उसमें एक जोड़ी अर्थात 2, 10 ऊपर की संख्या हो गई, 10 नीचे की संख्या हो गई, अर्थात 2 ऊपर 2 नीचे क्या हो गए, कृंतक हो गए। एक ऊपर एक नीचे क्या हो गया, रदनक हो गया। बच्चों बाल्यावस्था में जो होता है, कभी कभी पूछते हैं कि कौन से दांत जो है सिर्फ एक बार मनुष्य के जीवन में उगते हैं, वो दांत जो होते हैं आपके अग्र चवर्णक होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया, इसको 0 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, 0 अर्थात 0 कर दिया गया है। अर्थात 4 जो होंगे आपके वो क्या होंगे, आपके कृंतक होंगे, 2 क्या होगा, रदनक होगा, 0 क्या होगा, अग्र चवर्णक होगा, और 4 क्या होंगे आपके चवर्णक होंगे। अर्थात 2 पेयर्स, ये ऊपर 2 पेयर्स क्या हो गए आपके अपर में, कृंतक 2 पेयर्स किसमें हो गए, लोअर में, 1 पेयर अपर में, 1 पेयर लोअर में, यहाँ 0 यहाँ 0, फिर यहाँ 2 पेयर और 2 पेयर, 2 1 3 2 5, 5 दूना 10, मतलब 2 इसलिए कर रहे हैं बेटा कि एक लोअर जाका है और एक क्या है, अपर जाका है। कभी कभी दंत सूत्र पूछेगा तो आप इसको लिख सकते हो, ये क्या है, दांत सूत्र। बाल्यावस्था में जो दांत होंगे हमारे 2 1 0 2 2 1 0 2 इंटू 2, ये अर्थात किसमें दांत,
20 दांत। 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं, एक बाल्यावस्था में और एक क्या होते हैं किशोरावस्था में। अर्थात अर्धचर्वणक जो होता है ये बाल्यावस्था में अनुपस्थित होता है, सिर्फ ये कब आता है, एक बार आता है जीवन में, किशोरावस्था में। अब यहां आप आएंगे बेटा, आगे देखेंगे ये क्या है आपका, ओपन करेंगे जैसे ही वैसे इसकी सतह पर, मुख की सतह पर एक मांसल जिह्वा, एक मांसल गद्दीदार संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, जिह्वा कहते हैं, जो आगे की तरफ क्या होती है, स्वतंत्र होती है, और पीछे की तरफ क्या होती है, ये फिक्स होती है। आगे की तरफ क्या होती है, स्वतंत्र होती है, और पीछे की तरफ क्या होती है, फिक्स होती है। इसी में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनका कार्य होता है स्लाइवा, अर्थात लार का श्रावण करना। लार के रूप में जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं, टाइलिन, लाइसोजाइमिन और लाइपेज, जो पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। और सच पूछा जाए तो शुरुआत हमारे पाचन की क्रिया की मुख गुहा से ही चालू हो जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेज, जो क्या कर देता है, आप स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, शर्करा में कन्वर्ट कर देता है, और हमारे पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही जो होती है प्रारंभ हो जाती है। क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। कर्णमूल, जिसको क्या बोलेंगे बेटा, पैरोटिड, अधोहनु, जिसको बोलेंगे सब मैक्सिलरी, और अधोजिह्वा, जिसको बोलेंगे सब लिंगुअल। जो कर्णमूल पैरोटिड होती है, ये अगर पूछा जाए कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाएंगी, तो 3 जोड़ी। कौन कौन सी, कर्णमूल जिसको पैरोटिड बोलेंगे, अधोहनु जिसको हम सब मैक्सिलरी बोलेंगे, और अधोजिह्वा जिसको सब लिंगुअल बोलेंगे। अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो कर्णमूल जो है वो क्या है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। कौन, कर्णमूल। और सबसे छोटी की बात की जाए तो अधोजिह्वा जो है वो क्या होगी, आपकी सबसे छोटी लार ग्रंथि होगी। ये कर्णमूल लार ग्रंथि स्टेंसन की नलिका द्वारा यहाँ मुख गुहा में खुलती है। अधोहनी हनु हॉर्टन की नलिका द्वारा, और अधोजिह्वा रिविनस या बर्थोलिन की नलिका द्वारा यहाँ पे खुलती है, और टाइलिन, लाइसोजाइमिन तथा लाइपेज का स्राव करती है। किसका, टाइलिन, लाइसोजाइमिन और लाइपेज। आप एक चीज याद रखना बेटा, हमने बताया आपको डिफिनेशन की, जटिल एवं अघुलनशील पदार्थ जब सरल अणुओं में टूटकर विभक्त होते हैं तो हमें कुछ, जैसे कोई भी रिएक्शन हम करवाते हैं, ये भी क्या है, रिएक्शन है, एक अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, जो एंजाइम्स और हार्मोन्स की सहायता से संपन्न होती है, और जिससे पाचन क्रिया क्या होती है, हमारी सुचारू रूप से संपन्न हो सकती है। इसलिए विभिन्न एंजाइमों की सहायता से विभिन्न जगह पे विभिन्न एंजाइमों के स्राव से ही जो है पाचन की क्रिया क्या होती है, संभव हो सकती है, आसानी से सुलभ हो सकती है। इस तरह से हमने बताया मुख का जो आधार है, बेस है, वो मांसल होता है, जिसको क्या बोलेंगे हम, जिह्वा बोलेंगे, और जो छत होगी उसको क्या बोलेंगे, पैलेट या तालु बोलेंगे। 2 तरह से होती है बेटा, ये सामने फ्रंट पे जो होती है, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, तालु। अंदर आप देखोगे इस तरफ से अगर ओपन करके मुंह, तो वो क्या है, तालु है, जो किसका बना होता है, बोन्स का बना होता है, इसलिए वो क्या होता है, हार्ड होता है। यही तालु पीछे जाकर के क्या हो जाता है, पीछे जाकर के ये कार्टिलेज अर्थात उपास्थि का बना होता है। उपास्थि कार्टिलेज का बना होने के कारण ये क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, और पीछे जाकर के आपने देखा होगा ये किस तरह की ऐसे संरचना बन जाती है, जिसको क्या बोलेंगे, यूल्वा, ULVA।
एपिग्लॉटिस इनको हिंदी में बोलेंगे बेटा घाटी द्वार। अभी इसका भी हम रोल बताते हैं कि क्या है। ठीक, यहां पे ये जो है तो ये क्या हो गई आपके मुख की संरचना, जिसमें क्या है आपके ओट बाहर की तरफ है, अंदर टीथ है जो 4 तरह के हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कृंतक का कार्य होता है कुतरना, रदनक का कार्य होता है चीरना या फाड़ना, अग्र चवर्णक और चवर्णक का कार्य क्या होता है चबाना और पीसना। बाल्यावस्था में हमारे 20 तरह के 20 दांतों की संख्या क्या होती है 20 होती है। अब किशोरावस्था की जो दंत सूत्र की संख्या है 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3 इंटू 2 इक्वल टू, अर्थात कितने हो जाएंगे 32। 2 1 3 2 5 3 8 8 दूनी 16, 2 1 3 2 5 3 8 दूनी 16। 16 अपर जामे और 16 क्या हो जाएंगे लोअर जामे। 16 अपर जामे और 16 क्या हो जाएंगे लोअर जामे हो जाएंगे। मतलब इसमें से क्या हो जाएगा, ये भाग होगा कृंतक का, ये रदनक का, ये अग्र चवर्णक और ये क्या होगा चवर्णक। आपने एक चीज देखा होगा बेटा कि यहाँ पे क्या है अग्र चवर्णक अनुपस्थित है, जबकि यहाँ पे क्या है अग्र चवर्णक उपस्थित है। और यहाँ पे जो है 2 2 जोड़ी मतलब 4 2 2 4 जोड़ी मतलब 8 जो है चवर्णक है, जबकि यहाँ पे क्या है 3 3 जोड़ी अर्थात 6 दूनी 12 दांत जो होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक यहाँ पे से 2 हुए और यहाँ से 1 3 3 3 6 दूनी 12 और 32 12 कितना हो जाएगा, 20 12 कितना हो जाएगा 32। तो ये स्थिति है कहाँ की आपकी मुख गुहा की, वकल कैविटी की। अब यहाँ पे हम कहाँ आ जाएंगे, ये क्या है आपकी ग्रास नली है और ये क्या है आपकी श्वास नली है बेटा, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं श्वसन की क्रिया करते हैं। यही ग्रसनी के पास यहाँ पे ये क्या है आपका एपिग्लॉटिस घाटी द्वार उपस्थित होता है, जो इस तरह की संरचना ऐसे होती है। और ये क्या कर देता है, जब आप भोजन को चबा करके निगलते हो तो उस समय ये श्वास नली को ढक लेता है और भोजन ग्रास नली ग्रसनी से कहाँ चला आता है आपके ग्रास नली में आ जाता है। बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जो क्या है ग्रास नली का पश्च सिरा और आमाशय का क्या है अग्र सिरे पे क्या स्थित होता है, एक वाल्व जैसी संरचना होती है। उसका भी फंक्शन हम बता रहे हैं, पहले यहाँ देख लीजिए, नहीं तो आप कहोगे कि सर वैसे आपको अगर हम अभी श्वसन की क्रिया बताएंगे तो इस तरह से ऐसे लंग्स का भी फिगर बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका एपिग्लॉटिस जो घाटी द्वार होता है, यहीं से भोजन क्या हो जाता है डिफरेंशिएट हो जाता है, मतलब ये इसको क्या कर लेगी ढक लेती है और ये क्या हो जाता है आसानी से भोजन ग्रसनी से कहाँ चला आता है ग्रास नली में चला आता है। कहाँ चला आता है ग्रास नली में चला आता है प्यारे बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि भोजन करते समय हमें बोलना नहीं चाहिए। कभी कभी आप देखते हो ना बोलते रहते हैं या हड़बड़ी में हम भोजन करते हैं तो ये क्या हो जाता है एपिग्लॉटिस जो है ओपन हो जाता है, तो भोजन जो होता है कहाँ ग्रास नली में ना जाकर के श्वास नली की तरफ आने लगता है और हमें छींचने टाइम की हो जाती है और भोजन क्या हो जाता है बाहर चला आता है। इसलिए हमें भोजन करते वक्त शांत मुद्रा में और भोजन को काफी चबा चबा कर दांतों की सहायता से चबा चबा कर करना चाहिए। रीजन क्या है, जब हम दांतों की सहायता से भोजन को काफी देर तक चबाएंगे तब तक ये लार ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित एंजाइम्स होंगे ये क्या हो जाते हैं एक्टिव हो जाते हैं, जिससे भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। एंजाइम लाइपेज की सहायता से ये स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए जब हम भोजन करने लगते हैं तो अगर भोजन को अगर हम अधिक चबा कर खाते हैं तो हमें मिठास आती है, या रोटी को हम अधिक देर तक चबाते हैं तो हमें क्या होता है मिठास समझ में आती है कि भोजन हमें मीठा लग रहा है। प्यारे बच्चों उसके बाद ये भोजन कहाँ चला आया ग्रसनी से कहाँ आ जाता है ग्रास नली में, और ग्रास नली से ये कहाँ आएगा आमाशय में। जब भोजन ग्रास नली से आमाशय में आ जाता है तो ये वाल्व क्या कर लेता है इसको ढक लेता है, अर्थात क्या होता है ये पुनः नहीं जा सकता। सिर्फ एक कंडीशन में जाता है जब हमारे आमाशय या डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो वॉमिटिंग की सहायता से ही भोजन क्या होता है पुनः जो है बाहर निकल जाता है
अन्यथा की स्थिति में एक बार अगर भोजन ग्रास नली से आमाशय में आ जाएगा तो वो बिना बचे बाहर नहीं जा सकता इन वाल्व की सहायता से। अब हम कहाँ आ गए? आमाशय में। हमने बताया बेटा कि लार में 3 है, टाइलिन, लाइसोजाइमिन और लाइपेज। टाइलिन का कार्य क्या है? भोजन को लसलसा बना करके उसको पाचन की क्रिया के लिए सक्रिय करना। और लाइसोजाइम जो होता है ये भोजन में कुछ ऐसे जीवाणु या इन्फेक्टेड पदार्थ आ जाते हैं जिनको क्या कर देता है, वो डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देता है, जिससे कि भोजन जो होता है वो आसानी से और सही भोजन आमाशय में आए। लाइसोजाइम का कार्य है कि भोजन में आए हुए जीवाणु, बैक्टीरिया या हानिकारक पदार्थों को क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है। लेकिन कुछ पदार्थ अगर लाइसोजाइम की सहायता से भी बच जाते हैं, निकल जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो है आमाशय में जठर रस का स्राव करता है, क्या? HCl, पेप्सिन, रेनिन आदि आमाशय में उपस्थित होते हैं। आमाशय 3 भागों में विभाजित होता है। पहला कार्डियक भाग जो अग्र शिरा होता है आमाशय का, जो मध्य शिरा होता है उसको क्या बोलेंगे हम? फंडिक, और जो लास्ट शिरा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? पाइलोरी। अर्थात कार्डियक, फंडिक और पाइलोरी। जब ग्रास नली से भोजन आमाशय में आ जाता है तो HCl की सहायता से जो हानिकारक जीवाणु आए रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि HCl क्या है? एक अम्ल है, तो इसका मतलब क्या है? इसके 2 इफेक्ट हैं। पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि ये जो 2-4 घंटे जो भोजन आमाशय में रहता है उसको क्या कर देता है? ये सड़ने से बचाता है। कौन? अम्ल। इसीलिए कभी कभी आप देखते हो भोजन नाम हो रहता है तो आपको डकार आती है, खट्टी खट्टी, तो वो किसके कारण आती है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जो होती है खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक होता है। और रेनिन जो होता है दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन के पाचन के लिए जो होता है ये रेनिन एंजाइम आवश्यक होता है। और पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। और HCl क्या कर देता है? मीडियम को अम्लीय बना देता है, भोजन को सड़ने से बचाता है और भोज्य पदार्थों में आए हुए अनावश्यक हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है? वो किल कर देता है, मार देता है। अब ये तो हो गया इसका इफेक्ट, लेकिन साइड इफेक्ट क्या है कि अगर ये काफी देर तक HCl यहाँ आमाशय में बना रहा, अगर इसके माध्यम को हम क्षारीय नहीं किए, क्योंकि हमें पता है कि अम्ल क्या होता है, अम्ल हमारे लिए जो होता है थोड़ा सा घातक भी होता है, तो ये क्या कर देगा? आमाशय की दीवारों को क्या कर देगा? जो है जख्मी कर देगा, इंजर्ड कर देगा। इसलिए आमाशय का अंतिम सिरा ये देख रहे हैं आप, जो है ये संरचना क्या है? ग्रहणी, जिसको क्या बोलेंगे? ड्यूडेनम बोलते हैं। और ये जो है आपका यकृत है, और ये क्या है? आपका पित्ताशय है। हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है यकृत भी है। यह यकृत क्या करता है? पित्त रस क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है, जो किसमें संचित रहता है? पित्ताशय में संचित रहता है। और आवश्यकता पड़ने पर गाल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय यकृत को पित्त देता है। पित्त नलिका द्वारा ये जो होता है यहाँ आकर के ग्रहणी में मिलता है। और यहाँ पे जो होता है भोजन अम्ल से किस में चला जाता है? क्षार में, क्योंकि जो है बाइल जूस जो होता है वो बेसिक अर्थात क्षारीय होता है। ये अम्लीय माध्यम को क्या कर देता है? क्षारीय माध्यम में कर देता है। इस तरह भोज्य पदार्थों का आधा पाचन कहाँ हो जाता है? आपके आमाशय में होता है। ग्रहणी से होते हुए भोज्य पदार्थ कहाँ आते हैं? छोटी आंत में आते हैं। अब इस तरफ का एक सिरा है बेटा अग्नाशय। अभी हम हर टॉपिक्स पे भी एक एक नोट्स आपको देंगे, जो है यकृत क्या है, ठीक, इसका क्या कार्य है, या अग्नाशय क्या है, ये कैसी ग्रंथि है। अभी थोड़ा सा हम इसको
शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि ये जो है पत्ती सदृश संरचना है, हल्के गुलाबी रंग की पत्ती के समान संरचना है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। हम ग्रंथ आगे बढ़ाएंगे। 3 तरह की होती हैं प्यारे बच्चों, एक्सोक्राइन अर्थात बहिस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइन अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियां, मिक्स्ड ब्लड अर्थात मिश्रित ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स का स्राव करेंगी वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाएगी। ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम का स्राव करेगी वो बहिस्रावी ग्रंथि कहलाएगी। और ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करेगी वो मिश्रित ग्रंथि कहलाएगी। इस तरह अग्न्याशय क्या है, ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसके 4 भाग होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी। अल्फा जो होता है ये ग्लूकागॉन का श्रावण करता है, बीटा जो होता है ये इंसुलिन का स्राव करता है, और डेल्टा जो होता है ये सोमैटोस्टैटिन का स्राव करता है। सोमैटोस्टैटिन, ठीक। बाकी पीपी सेल्स जो होती हैं हमारे आर्थराइटिस वगैरह में जो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए होती है, इसके बारे में हम जब एक चैप्टर एक क्लास लेंगे आपकी पैंक्रियाज की, अग्नाशय की, तो उसके बारे में हम पूरा डीपली आपको बता देंगे। यहाँ सिर्फ आप इतना जानिए, ठीक। फिर आगे भोजन कहाँ आया, छोटी आंत में। छोटी आंत में यहाँ पे जो होता है माइक्रोबिलाइस वगैरह होते हैं जो इनकी दीवारों पर लगे हुए होते हैं, रसांकुर, जो भोज्य पदार्थों के पाचन के बाद जो पाचन जो की क्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं, मिलते हैं, उसको क्या करने का कार्य करते हैं, ये ऑब्जर्व करने का। रसायन क्या करते हैं, ऑब्जर्व करने का कार्य करते हैं, इनको माइक्रोबिलाई भी बोलते हैं। उसके बाद ये छोटी आंत से ये क्या पोर्शन है, बड़ी आंत का है, लेकिन यहाँ पे बेटा एक अंगुली सदृश संरचना आपको दिखाई पड़ रही है। अंगुली सदृश संरचना जो होती है इसको अपेंडिक्स या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका। यह अब एक अवशेषी अंग के रूप में है। इसका हमारे जीवन में अब कोई योगदान नहीं है, इसलिए ये क्या है, जिसका कार्य नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, या तो यूजलेस हो जाएगा या एज ए अवशेष के रूप में बचा रहेगा हमारे बॉडी में। वही सेम स्थिति इसकी भी है। जब छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाने लगता है, कभी कभी अगर भोजन बड़ी आंत में जाने के बजाय इधर मुड़ के चला आया, ये जो अंगुली सदृश संरचना दिख रही है, इधर अगर मुड़ के चला आया भोजन, तो यही क्या कर देता है, इसी में सड़ जाता है, फिर पेन होने लगता है आपको, फिर आपको ऐसा फील होता है कि हमें अपेंडिक्स की शिकायत है। फिर हम डॉक्टर से संपर्क करके इसका क्या करते हैं, इलाज करवाते हैं। और अगर इधर भोजन ना आकर के इस तरह से बड़ी आंत में भोजन आ गया, तो इस तरह से जो होता है ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं हो सकता। छोटी आंत के बाद जो थोड़ा बहुत भोजन का सॉलिड पदार्थ जो बचा हुआ होता है वो बड़ी आंत से होते हुए जो है मलाशय से गुदा द्वार द्वारा जो होता है गुदा से बाहर निकल जाता है। उसका जो लिक्विड पार्ट होता है वो माइक्रोबिलाई रसांकुर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इस तरह से जो ऑब्जर्व होता है पार्ट्स जो होता है वो हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, C6H12O6 ये फ्यूल है, इधर है हमारी बॉडी का, ठीक, जिसको शर्करा कहते हैं। यही इसी के रूप में ये ऑब्जर्व होता है और ये ऑक्सीजन की सहायता से इसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। 6CO2 प्लस 6H2O 673 किलो कैलोरी ऊर्जा जो किसके रूप में होती है, ATP के रूप में जो होती है संचित हो जाती है बच्चों। इस तरह से जटिल एवं अघुलनशील पदार्थ सरल अणुओं में टूट करके विभक्त हो जाता है और हमें क्या हो जाती है, ऊर्जा मिलती है। कहाँ से, भोज्य पदार्थों से। और यह ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, ये आहार नाल का सचित्र वर्णन करके हमने दिखाया कि पाचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। इसके 5 चरण हैं, ये हमने आपको फिगर के माध्यम से बताया। वो 5 चरण आपके हैं, अंतर्ग्रहण, जिसमें हम क्या कर देते हैं, भोजन को
ग्रहण करते हैं। फिर पाचन, जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं। जो ये पाचन की क्रिया संभव हुई है, पाचन को समझाते हैं। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण, 5 प्रक्रिया होती है उसकी। हम आपको, ये तो ब्लैक बोर्ड पूरा वो फिल हो गया है, इधर हम इरेज करके आपको बता दे रहे हैं। जो हम इसकी रासायनिक क्रियाविधि बताएंगे, ये 5 माध्यम होंगे भोजन के पाचन के। अंतर्ग्रहण, इंजेशन जिसको बोलेंगे, पाचन, डाइजेशन जिसको बोलेंगे, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन जिसको बोलेंगे, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन जिसको बोलेंगे, बहिर्क्षेपण, एक्सक्रीशन जिसको बोलेंगे। इन 5 चरणों में बेटा जो है विभिन्न एंजाइम्स की सहायता से पाचन की क्रिया कैसे संपन्न हुई, अभी तो हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया। अब हम इसकी रासायनिक क्रियाविधि इन 5 हेडिंग्स के बारे में अगले चैप्टर में, अगले एपिसोड में आपको हम समझाएंगे इसके बारे में कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण के माध्यम से पाचन की क्रिया कैसे संभव होती है। एक पॉइंट यही है बच्चों कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में टूट रहा है। यह ऊर्जा किसके रूप में संचित है, एटीपी के रूप में। और आपको पता है, हमने कोशिकांग के बारे में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो कोशिका का पावर हाउस, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एटीपी के रूप में ऊर्जा उसमें संचित होती है। और हमने ये बताया कि जितने भी हायर एनिमल्स हैं आपके, जितने भी यूकैरियोट्स हैं, सब में सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। इस तरह से जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी एटीपी के रूप में प्राप्त होगी, वो कहाँ स्टोर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया बेटा प्रत्येक सेल में होती है, जिसके कारण बॉडी के प्रत्येक सेल में हमें क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। और यह ऊर्जा शरीर की वृद्धि, विकास और भी जो भी जैविक क्रियाएं हैं उनको करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। इस ऊर्जा की सहायता से वो सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। अगले टॉपिक्स पे हम लोग ये इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।